नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो है किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, उद्भव और विकास हुआ है। तो चलिए हम सीधे जो है विषय के तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है वैदिक संस्कृत। जब हम हिंदी भाषा विकास इसका क्रम हम देखते हैं। वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो ये दोनों जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसका समय माना जाता है 1500। इसको हम इधर लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इसका समय माना जाता है, मतलब दोनों का 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी में जो है इस प्रकार से अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? ईसा पूर्व जो है घटते क्रम की तरफ क्यों है? क्योंकि एक ईस्वी की तरफ हमें जाना है तो हमें घटते क्रम की तरफ जाना पड़ता है। और एक ईस्वी का मतलब माना जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वहाँ से ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। उससे पूर्व की जो गणना है वो ईसा पूर्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये माना जाता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 1500 से 800, 1500 से 800 ईसा पूर्व क्या है? वैदिक संस्कृत है। ठीक है, और ये 1500 से 800, ठीक है, वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय क्या है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। समझ में? ये समय काल में बता रहा हूँ कि कब से कब तक वैदिक संस्कृत रहा है और कब से कब तक लौकिक संस्कृत रहा है। मतलब वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत की प्रमुखता रही है, परंतु जैसे ही उसमें व्याकरण को जोड़ा जाता है, समाहित किया जाता है, वह क्या हो जाती है? लौकिक संस्कृत हो जाती है। अब वैदिक संस्कृत में वेदों की रचनाएं होती है, संहिताओं की रचनाएं होती है, और लौकिक संस्कृत में पुराणों की रचनाएं दिखाया गया है। ठीक है, कि वैदिक संस्कृत में क्या है? वेदों की रचना। ठीक है, 4 जो वेद हमारे हैं उनकी रचना किसमें? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पुराणों की रचनाएं और अन्य सांस्कृतिक जो रचनाएं हैं उनकी रचना हुई है। अब सवाल उठता है कि लौकिक संस्कृत में जो व्याकरण का प्रयोग किया गया, वह व्याकरण के ग्रंथ का नाम क्या था? तो व्याकरण के ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। रचना है पाणिनि की। ठीक है, रचना कौन किसकी है? पाणिनि की। मतलब पाणिनि ने जो है व्याकरण में इसे जब पिरोया, जब संस्कृत को, वैदिक संस्कृत, तो तब जाके ये लौकिक संस्कृत हुई। और इसी लौकिक संस्कृत को जो है संस्कृत पूर्णतः माना जाता है। समझ में आया आप लोगों को कि इसी लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत कहा जाता है? समझ में आया? और आगे हम देखते हैं जब कि इसके बाद का जो क्रम रहा है वहाँ पर प्राकृत भाषाएं आती है। पर बहुत सारे विद्वानों का यह भी सवाल है कि प्राकृत भाषा जो है संस्कृत के साथ साथ थी, या फिर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा जो है संस्कृत से पहले की है। निश्चित तौर पे यह तर्क सही भी लगता है, क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत विद्वानों की भाषा दिखाई दे रही है कि पढ़े लिखे लोग और जो विद्वान रहे, आचार्य रहे, उनकी भाषा रही है।
परंतु उस समय जो आम जनता थी, उस समय जो कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे जो वर्ग थे, जो जंगलों में रहते थे, अन्य जगह रहते थे, उनकी कोई तो एक भाषा होगी जिसका वो प्रयोग करते थे, जिससे आपसी उनका संवाद होता था, आपसी उनका रहन सहन रीति रिवाज का जो संचालन होता था, किसी एक भाषा से तो होता होगा। तो उसी भाषा को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, पर उसका बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता है। परंतु इतना तो है कि उस समय भी कोई एक भाषा रही होगी, उसी का थोड़ा सा विकास हो गया, तो उसको हम देखते हैं लेखन के रूप में प्रथम प्राकृत का स्वरूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया पाली। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत जब आता है, जब प्रथम प्राकृत को हम देखते हैं, तो प्रथम प्राकृत को हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत पाली भाषा को रखा गया। किसको रखा गया? पाली भाषा को रखा गया। अब यहाँ पर प्रथम प्राकृत, अब ये प्रथम प्राकृत क्या है? तो इसी को पाली भाषा कहा जाता है। यह भी कह सकते हैं कि प्रथम प्राकृत कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा है। ठीक है, तो इसका जो समय है वो कब से कब, इसको वैसे हम देखते हैं कि यह जो है मध्यकालीन जो है, जो इसको हम मध्यकालीन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले वाला क्या था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद फिर प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा, तो ये मध्यकालीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह क्रम कैसे हिंदी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं कि इसका समय जो है 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से इसका समय देखते हैं 1 ईस्वी। अब हम ईस्वी की तरफ आ गए, मतलब ये समय किसका है? पाली का है, प्रथम प्राकृत का। अब इसमें जो है भगवान बुद्ध की वाणी है। भगवान बुद्ध जो है, इनकी भाषा पाली भाषा मानी जाती है, जिसमें उन्होंने त्रिपिटकों की रचना की, त्रिपिटक की रचना की। अब ये त्रिपिटक क्या है? तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, ये 3 पिटक माने जाते हैं। तो इनकी रचना पाली के अंतर्गत हुई। किसने की? भगवान बुद्ध ने किया। इसमें 3 व्याकरण है, कच्यायन व्याकरण, मुगलियान व्याकरण और सदनिधि व्याकरण। ठीक है, तो ये इसमें 3 व्याकरण माने जाते हैं पाली के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द्वितीय प्राकृत आता है। द्वितीय प्राकृत क्या आता है? द्वितीय प्राकृत। अब ये द्वितीय प्राकृत में कई अलग अलग भाषाएं हैं। एक है सौरसेनी, ठीक है, दूसरी है मागधी, ठीक है, दूसरी कौन है? तीसरी है अर्धमागधी। अर्धमागधी, और तीसरा है महाराष्ट्री। ठीक है, उसके बाद चौथा है, इसमें जो है हम देखते हैं कि सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, उसके बाद फिर व्राचड़ आता है। ठीक है, व्राचड़। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है? प्राकृत भाषाएं हैं। द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत कई सारी भाषाओं का विकास होता है। अब इसमें से प्रश्न उठता है कि हिंदी के लिए कौन सी भाषा जो है कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होती है आगे चल के। तो सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये जो प्रमुख रूप से ये तीनों हम जब देख रहे हैं, तो इन तीनों भाषाओं से हमें कहीं ना कहीं हिंदी के विकास क्रम का स्वरूप दिखाई देता है।
चाहे सौरसेनी हो, चाहे मागधी हो, चाहे अर्धमागधी हो। अब पूछिए कि कैसे। तो सौरसेनी से हमें राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इनका हमें विकास दिखाई देता है। सौरसेनी से राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का। उसके बाद फिर मागधी से हमें बिहारी हिंदी का दिखाई देता है। अर्धमागधी से हमें पूर्वी हिंदी का दिखाई देता है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है? भोजपुरी आती है, मगही, मैथिली आती है। अर्धमागधी में कौन सी आती है भाषा? तो अर्धमागधी में हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मतलब कि सौरसेनी जो है इसके अंतर्गत जो है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अब ज़्यादातर लोग विद्वान यही मानते हैं कि यही 3 भाषाएं प्रमुख रही हैं हिंदी के विकास क्रम के लिए। विकास में योगदान इन्हीं तीनों भाषाओं ने दिया। और बाकी ये तो हिंदुत्तर भाषाएं हैं। हिंदी से अलग जो भाषा है महाराष्ट्री हो गया, चाहे अन्य जो हम आप देखने को मिलता है, तो वो सब क्या हिंदी के अलग, हिंदी से इतर भाषा मानी जाती है। परंतु मुख्य रूप से हमें इन तीनों को ही केंद्र में रखना है कि मागधी, सौरसेनी और अर्धमागधी। अब सौरसेनी जो है कहा जाता है कि सूरसेन की भाषा है, ठीक है, शौर्य गाथाओं की भाषा मानी जाती है। अब ये मागधी जो है, ये तो मैंने बताया आपको कि जो है बिहारी भाषा के अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी में कौन सी हिंदी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब अर्धमागधी जो है, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि पाली जो भाषा है भगवान बुद्ध की भाषा मानी जाती है। इसमें भगवान बुद्ध ने अपने विचार, अपने कर्म और अपने उद्देश्य और अपना कह सकते हैं कि जो प्रचार प्रसार इसी भाषा में किया, इसी भाषा के अंतर्गत किया, ठीक है। मतलब पाली साहित्य आपको देखने को किस भाषा में मिलता है? पाली में मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका आता है? भगवान बुद्ध का आता है, ठीक है। किसका आता है? भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान है। उसी प्रकार से अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी किसके अंतर्गत आता है? तो अर्धमागधी जो है महावीर स्वामी की भाषा मानी जाती है। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वह किस भाषा में दिए? अर्धमागधी में दिए। समझ में आया आप लोगों को कि अर्धमागधी में उन्होंने क्या किया? अपने उपदेश दिए। अर्धमागधी में हमें जैन साहित्य देखने को मिलता है। जैन धर्म के लिए क्या हो गया? अर्धमागधी हो गया। और पाली बौद्ध धर्म के लिए हो गया। मतलब भगवान बुद्ध ने इस भाषा में जो है जन जन तक अपने विचार पहुंचाए, क्योंकि सभी लोग संस्कृत पढ़ लिख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो संस्कृत के विरुद्ध में जाके संस्कृत से अलग हट के समाज के लिए बने, तो वह पाली भाषा रही। उसके बाद उसी के क्रम में द्वितीय प्राकृत में हम देखते हैं सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। यह भी जन जन से कहीं ना कहीं परिचित रही और जनता से जुड़ी हुई भाषा मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत क्या है? तो तृतीय प्राकृत को हम देखते हैं जब कि तृतीय प्राकृत को हम देखते हैं तो उसको अपभ्रंश कहा गया, अवहट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वह पूर्णतः संस्कृत के विरोध में चली गई। मतलब संस्कृत में हम देखते हैं कि संयोगात्मक भाषा है, मतलब कि जो है कारक और जो क्रिया है या फिर कर्ता है सब एक साथ लिखे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, संस्कृत में, इसलिए संयोगात्मक कहा जाता है। परंतु हम देखते हैं कि इसको अपभ्रंश से तोड़ना शुरू किया गया और हिंदी में पूर्णतः अलग अलग हो गया। कारक चिन्ह अलग कारक जो है कारक चिन्ह अलग अलग दिखाई देने लगता है, क्रिया अलग दिखता है ना। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो ये अलग अलग दिखाई देता है, परंतु संस्कृत में एक साथ लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ योगात्मक दिखाई देता है, संयोगात्मक, यहाँ पर वियोगात्मक दिखाई देता है, ठीक है। तो यही अंतर जो है खंडित हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि सभी शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाने लगा। तो जब अलग अलग करके लिखा जाने लगा तो संस्कृत विद्वानों ने उसे खंडित भाषा कह दिया, टूटी फूटी भाषा कह दिया और अपभ्रंश नाम रख दिया। अपभ्रंश का मतलब ये होता है टूटा हुआ, टूटी फूटी भाषा। उसी टूटी फूटी भाषा को हम देखते हैं कि हिंदी के विकास क्रम में बड़ा योगदान का स्वरूप झलकता है कि हिंदी का जो कह सकते हैं कि प्राथमिक जो हिंदी रही है वो अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है, ठीक है।
बहुत सारे विद्वान पुरानी हिंदी अपभ्रंश को ही कहते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अपभ्रंश जो है सेतु का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो है प्राकृत, ऐसा कहा जाता है कि प्राकृत और हिंदी के बीच में सेतु बंध का काम किसने किया? तो अपभ्रंश ने किया। समझ में आया आपको? मतलब प्राचीन भाषाओं में और आधुनिक भाषाओं में सेतु बंध का अगर किसी भाषा ने काम किया तो तृतीय प्राकृत ने किया। और तृतीय प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? तो हम किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, तो आगे की कक्षा में हम देखेंगे किस प्रकार से कि अपभ्रंश का किस प्रकार से योगदान रहा है हिंदी के विकास में, और इसको हम और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। खासकर जो है हम प्राकृत भाषा को विस्तार से और देखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।